चलिए गुड। तो हमने कल जो पढ़ा उसका हल्का सा हम रिवीजन ले लेते हैं ताकि हमको समझ में बहुत आसानी रहेगा। हमने कल पढ़ा था फ्रांस में 3 स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट सेकंड वाले टैक्स नहीं देते थे, थर्ड वाले ही पूरा टैक्स पे करते थे। थर्ड वालों से प्रीस्ट भी टैक्स कलेक्ट करते थे, राजा भी टैक्स कलेक्ट करता था। राजा का नाम था लुइस 16, जो बर्बन फैमिली से, डेंसिटी से बिलोंग करता था। तो पिछले 7-8 साल से जब अमेरिका को ब्रिटेन का कॉलोनी ना बने, इसके लिए काफी लंबा युद्ध चला। जब युद्ध चला तो इसके ऊपर काफी सारा कर्जा चढ़ा। कर्जा चढ़ने के साथ क्या, जिसने भी इसको लोन दिया था उन्होंने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर दिया। इससे कंडीशन और भी खराब हो गई। और क्या हुई, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती गई। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ जितना उसके मुकाबले होना चाहिए था, क्योंकि बार बार कभी ड्रॉट आता था, कभी डिसीज आती थी, एपिडेमिक आती थी। इससे प्रोडक्शन काफी हैम्पर होता था। इसलिए महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो एक जगह महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ राजा क्या है, टैक्स लगा रहा है। राजा ने कहा था भाई हम बहुत कर्जे में, हमको टैक्स लगाना है। तो ये लोग बोले तो ऑलरेडी महंगाई बहुत है और दूसरे आप ऊपर से काफी ज्यादा टैक्स लगा रहे हो। तो इसके लिए एक मीटिंग हुई। तो जो थर्ड स्टेट के लोग मीटिंग से आउट निकल के चले गए, वही टेनिस कोर्ट में गए और उन्होंने वहां पर अपना खुद का नेशनल असेंबली सेटअप किया। कल तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये लोग जो नेशनल असेंबली में पहुंचे थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना ड्राफ्ट लिखना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया, अपना ड्राफ्ट लिखना स्टार्ट किया। तो इन्होंने क्या किया, अपना ड्राफ्ट लिखना स्टार्ट किया। मैं एक बार वो ले लेता हूँ। सर ड्राफ्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले होता है ना वो? हाँ, मतलब जस्ट ओरिजिनल नहीं है, जस्ट उसी को हम कोशिश कर रहे हैं करने की। सॉरी। ओके सर। हाँ, यस। वो ओरिजिनल नहीं होता, मतलब जैसे आप कहते हैं ना, जब आप मैथ्स का होमवर्क करते हो तो पहले आप रफ वर्क करते हो। इट्स लाइक काइंड ऑफ रफ वर्क। आप उसमें लिखते हो, जो आपके माइंड में आता है तो उसको लिखते जाते हो। और लिखने के बाद क्या होता है, फिर आप उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हो, फिर आप फाइनलाइज करते हो। रफ वर्क को आप क्या करते हैं, फाइनलाइज करते हो। तो 1791 में ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखना जाना स्टार्ट हुआ। इन्होंने ये कहा था हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे और राजा इसका सुप्रीम रहेगा। हमको ये नहीं चाहिए कि राजा को हम हटाना चाहते हैं। इन्होंने पहले राजा को पहले ऑप्शन दिया, भाई राजा जी हम चाहते हैं कि जो देश है वो कानून से चले, वो कॉन्स्टिट्यूशन से चले। आप उसके सुप्रीम बनना चाहते बने। जैसे इंडिया में आप देखो, पूरा काम कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। कई सारे मिनिस्टर्स हैं जो उसके अंडर काम करते हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी किसकी होती है, प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट किसको फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने राजा को सेम प्रपोजल दिया। ठीक है, तो उन्होंने जो पूरी पावर्स थी, केवल राजा के पास पावर नहीं रहेंगी, पावर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सब के पास रहेगी। एक राजा के पास अकेले पावर नहीं रहेगी। लेजिस्लेटिव मतलब होता है नेता लोग, मतलब जितने लोग मिनिस्टर वगैरह चुने जाएंगे। एग्जीक्यूटिव मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो पूरा सिस्टम रन करते हैं। थर्ड जज। तो ऐसा पहले राजा ही सब कुछ काम करता था, है ना। राजा अकेले सब कुछ देखता था, वो मंत्रियों से सलाह लेता था, लेकिन अपने हिसाब से काम करता था। उन्होंने कहा था भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये 3 सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। ठीक है, तो उन्होंने उसमें और क्या लिखा कि दो तरह के सिटीजन होंगे, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। ठीक है, अब एक्टिव सिटीजन कौन होंगे, जो हफ्ते भर में कमाई करेंगे, एटलीस्ट 3 दिन का सैलरी उनको देना पड़ेगा, है ना। हु पे टैक्स, मतलब अपना एज ए फॉर्म ऑफ टैक्स, वो एज ए टैक्स पे करेंगे। कितने दिन का, 3, मतलब 7 दिन कमाएंगे तो 3 दिन गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, 4 दिन वो खुद अपना कमाई रखेंगे। उनको कहा जाता था एक्टिव सिटीजन। और जो नहीं टैक्स भरेंगे उनको कहते थे पैसिव सिटीजन। ठीक है, अब सिटीजन होंगे उसमें जो 25 प्लस वाले हैं, उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। पैसिव्स को वोट देने का अधिकार नहीं है। वुमेन्स चाहे अर्निंग हो चाहे नॉट अर्निंग हो, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। तो कुछ लोग कहते हैं इंडिया में ऐसा नहीं है वैसा नहीं, तो देखो हिस्ट्री में देखो, वुमेन्स को राइट पहले भी नहीं मिलते थे। ठीक है, अब जो एक्टिव सिटीजन थे, ये अपने नेता लोग चुनते थे। इलेक्टोर्स। ठीक है, ये अपने नेता लोग चुनते थे। ये नेता लोग नेशनल असेंबली बनाते थे। इन्हीं में से लोग जज चुने जाते थे, इन्हीं नेताओं में कुछ लोग जज बनते थे। ठीक है, और जो ये नेशनल असेंबली, इसके ऊपर किसका कंट्रोल था, राजा और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो जनता की डिमांड क्या थी, भाई जो भी चीज चले कॉन्स्टिट्यूशन से चले, राजा ऊपर बैठना चाहे, हमको कोई बात नहीं। राजा को एक विटो पावर था। राजा को क्या विटो पावर था, ये अपने पसंद के मिनिस्टर चुन सकता था। लेकिन मिनिस्टर किसमें से चुने हैं, जो लोग नेता चुन के आएंगे उसी में से आप नेता चुन सकते हो, अपने मिनिस्टर आप बना सकते हो। ठीक है, अब ये जो असेंबली थी और इलेक्टर होने का खासियत क्या था,
इलेक्टर मतलब जो वोट दे सकता है। वोट कौन दे सकता है? एक्टिव मेंबर होना चाहिए और 25 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब चुनाव कौन जाएगा? ठीक है, वो चुनाव के लिए कौन खड़ा हो सकता है? चुनाव के लिए वही खड़ा हो सकता है जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, उसकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए और बहुत ज्यादा टैक्स पे। इसका मतलब गरीब आदमी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता था। ये उन्होंने उस टाइम ड्राफ्ट किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा? डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मैन एंड सिटीजन, सबके लिए अधिकार होना चाहिए। राइट टू लाइफ मतलब सबको जीने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे पहले राजा के अगेंस्ट बोला तो आपको फांसी चढ़ा दी, तो आपको बोलने की आजादी होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हम अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, किसी मुद्दे पर हम डिबेट कर सकते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ में अगर राजा कोई गलत काम करे और कोई नॉर्मल व्यक्ति भी गलत काम करे तो के कानून बराबर होना चाहिए। तो उन्होंने ये सब डिमांड लिखी और कही हम सबका नेचुरल अधिकार है। ठीक है, इसको कोई मतलब रोक नहीं सकता है, ये कोई बाय बर्थ नहीं आ सकता है ना। मतलब ये हर एक सिटीजन का राइट है। ऐसा नहीं कि वो किसी राजा का बेटा तो उसके ऊपर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। तो राजा का बेटा हो, चाहे नोबल का बेटा हो, चाहे किसी क्लर्की का बेटा हो, सबके लो कानून होना चाहिए। ठीक है, किसी ने कोई जन्म से अगर पैदा हुआ है किसी राजा के बेटा तो उसके ऊपर नियम लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेट हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दिस राइट। तो ये जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स लिखे, ये जो इन्होंने बातें लिखी हैं, ये सब उस कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो करने के लिए लिखी। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़ नहीं सकते थे, है ना, ऐसे बहुत से लोग जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए उनको सिंबल्स बनाए। आपकी बुक में सिंबल्स दिए हुए हैं, हम उन सिंबल्स को बाद में देख सकते हैं। तो उन्होंने काफी सारे सिंबल्स बनाए ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो उनको भी हम अपनी बात पहुंचा सके, उनको भी उनका राइट्स पता हो, उनकी भी उनकी ड्यूटीज पता हो। ठीक है, फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। ठीक है, अब लुई 16 क्या था? लुई 16 इस समझौते से खुश नहीं था। ठीक है, उसके ऊपर क्या जबरदस्ती थोपा जा रहा था कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, हम इसको ऐसा ऐसा चलाएंगे। पर इससे जो कौन था ये, मतलब ये जो लुई 16 था, इससे खुश नहीं था। उसने ऊपर ऊपर हाँ बोल दिया, लेकिन अंदर अंदर उसके दिल में क्या था? नहीं यार, ये गड़बड़ हो रही है, मुझे अपना वापस सत्ता वापस चाहिए। तो इसने अपने आसपास के कंट्रीज से बातें करना स्टार्ट किया। क्यों बातें करना स्टार्ट किया? जो फ्रांस था एक्चुअल में, ये कई सारे सिटीज, कई सारे इंडिपेंडेंट किंगडम से घिरा हुआ है। जो उसके आसपास स्पेन है, पोलैंड है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, ऐसे कई सारे कंट्री उसको घेरे थे। अब उन्होंने इस राजा ने उन सबको क्या बताया? वो भी सब राजा लोग थे। इसने बताया देखो भाई, मेरे यहाँ पर चेंज आ रहा है, कल उसका तुमको भी राजगद्दी से हटाना, तो तुमको भी मेरे साथ देना चाहिए। और ये जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, हमको इनका विद्रोह कुचल देना चाहिए। ठीक है, तो दिस लुई 16 नेगोशिएटेड विद एम्परर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज इन ऑर्डर टू पुट डाउन द इवेंट्स। ठीक है, फ्रांस में जो हो रहा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात चल रही है, इसको हम पहले ही दबा दें ताकि ये बाद में किसी को दिक्कत ना दे, क्योंकि वो अपनी पावर रीगेन करना चाहता है। ठीक है, बट जो नेशनल असेंबली थी, इनको पता लग गया कि भैया ऐसा ऐसा राजा की बातचीत चल रही है। ठीक है, तो उन लोगों ने आपस में वोटिंग किया और इन लोगों ने उनके अटैक करने से ही उससे पहले पर्शिया और ऑस्ट्रिया को अटैक कर दिया। अब ऑस्ट्रिया तो उसकी ससुराल थी, वो भी उसका साथ देने वाली थी और कई सारे कंट्री इसका साथ देना चाहते थे। तो उनके युद्ध करने से पहले, उनको अटैक करने से पहले उन्होंने क्या किया? इन्होंने पर्शिया और ऑस्ट्रिया को अटैक कर दिया। ठीक है, दे कंसिडर दिस वॉर एज पीपल अगेंस्ट वॉर। इन्होंने इस पूरे वॉर को कैसे रिप्रेजेंट किया? भाई ये वॉर कैसा है कि भाई जनता को राजाओं के अगेंस्ट पे खड़े होना चाहिए। सभी पूरे यूरोप में आवाज उठनी चाहिए। ठीक है, पूरे यूरोप में आवाज उठनी चाहिए। अब राजा का राज नहीं रहेगा, हम सब, ये सिर्फ जनता का राज रहेगा। ठीक है, तो जब इन्होंने ऐसा आवाज लगा तो बहुत सारे लोग जो सिपाही नहीं थे वो भी सब वॉलेंटरी होकर आगे भाई हम भी युद्ध लड़े। ठीक है, वो एक पेट्रोटिंग सॉन्ग गाते थे, है ना, बिफोर गोइंग टू वॉर। तो ये इस जगह से निकलते थे, मार्सिलेस से। तो उन्होंने एक सॉन्ग बनाया, पेट्रोटिक सॉन्ग, और वही आज फ्रांस का नेशनल एंथम बन चुका है। ठीक है, तो जब ये युद्ध चला, ये युद्ध भी काफी टाइम तक चला। इस युद्ध में भी क्या हुआ? फ्रांस को भी देखो, जब भी युद्ध होता है नुकसान दोनों पार्टी का होता है। तो फ्रांस हैज टू पे ए वेरी हाई प्राइस, उसको काफी लॉस हुआ। ठीक है, उसके भी लोग मारे गए, उसकी भी काफी डिस्ट्रक्शन, काफी उसका इफेक्ट हुआ। ठीक है, और क्या हुआ? मेनी पीपल आर थिंकिंग, उसके बाद एक गड़बड़ और क्या थी? काफी लोग ये समझते थे, एक बात तो ये तो हो गई, एक बात और क्या था? अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 1791 में, इसमें गरीबों को क्या लगा यार, इसमें तो केवल अमीरों को, अमीर लोग इसमें चुन सकते हैं, हम तो इसमें चुन ही सकते नहीं। ऑब्वियसली बात, जो नेता बनता था वो हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए ना। ये देखो, हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए जो नेता बनेगा। ठीक है, तो जो गरीब लोग थे सोचते यार हमको तो इसमें आने का मतलब ही नहीं है, हमें तो यहाँ पर कोई सुनेगा नहीं फिर से। तो power is only to the rich, and many political clubs start to discuss about government policy and they start planning their own form of government. तो यहाँ से उनके मन में आया कि भाई जिस अगर इस तरह की गवर्नमेंट बनी
अभी हमारा भला नहीं होगा, केवल अमीर लोग अपना अपना काम इसमें करते रहेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक? किसी को डाउट? क्लियर? नो डाउट सर। चलो गुड, आगे इसको पढ़ते हैं। अब इसी तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स इकट्ठे बनते चले गए। ठीक है, तो जब भी देश में क्या होता है कि कुछ भी चेंज आता है, आप देखो चेंज कब होता है, जब लोग आपस में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर अब जो काफी लोग, खासकर जो गरीब तबके के लोग थे, किसान लोग थे, वो क्या डिस्कशन करने लगे, यार ये कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखा जाएगा, उसमें सब कुछ अमीरों के लिए लिखा गया है, हमें इक्वल राइट्स की तो बात पर हम नेता कभी नहीं बन सकते, हम कभी मेकर नहीं बन सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे कुछ छोटे छोटे क्लब्स बनते चले गए। इनमें एक बहुत बड़ा क्लब था जो काफी सक्सेसफुल हुआ, वो था जेकोबियंस क्लब। ठीक है, ये इसका नाम पड़ा एक सेंट जेकब था पेरिस में, कोई पादरी था, उसके नाम पे इस क्लब का नाम पड़ा। इसका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर, वो इनका लीडर बन के आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद अब जेकोबियंस में कौन कौन था? वुमेन्स, इनको वोट का अधिकार नहीं था। देखो, स्मॉल पीजेंट, छोटे किसान, इनको वोट का अधिकार नहीं था। लेबर्स, आर्टिस्ट, शू मेकर, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, जो जितने भी छोटे तबके के लोग थे, ये सब उसके पार्टी के मेंबर बन गए। ठीक है, उसके बाद क्लब के मेंबर बन गए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को अलग कैसे अलग दिखाया? जो फ्रांस वाले थे, वो जो पैंट पहनते थे वो 3/4 होता, पैंट है घुटनों तक की पैंट जो पहनते हैं उसको हम 3/4 बोलते हैं। तो उस टाइम फ्रांस के जो लोग थे, एज ए फैशन दिखाने के लिए 3/4 पहना करते थे। इन जेकोबियंस ने क्या किया, भाई हम तुमसे अलग हैं, इन्होंने फुल पैंट पहनना स्टार्ट किया। उसके ऊपर पट्टी हुआ करती थी, जैसे आप वो ट्रैक सूट पहनते हो नीचे, वो ट्रैक सूट लंबा होता है पूरा, उसमें देखो व्हाइट कलर की 2 पट्टियां होती है नीचे लगे ऊपर तक। सर तो इन्होंने डांगरा टाइप। यस, डांगरी टाइप का, उसमें अलग से पट्टियां होती। तो इन्होंने भी लंबी लंबी ट्राउजर्स पहनना स्टार्ट किया, उसमें भी स्ट्रिप्स हुआ करती थी, ताकि वो उनसे अलग दिखे, ताकि दिखाई दे भाई हम तुमसे अलग हैं। वो उन लोग जो इनको क्या बोलते थे, नी ब्रीचर्स। ठीक है, द पर्सन बिलोंगिंग टू द फैशनेबल सोसाइटी, जो 3/4 पैंट पहनते थे। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने क्या स्टार्ट किया जेकोबियंस ने पहनना, वो एक रेड टोपी भी पहनते थे, विच इज अ सिंबल फॉर द लिबर्टी। तो उनकी वेशभूषा कैसे हो गई, वो नीचे पैंट पहनेंगे फुल पैंट, उसके ऊपर पट्टी वाली पैंट पहनेंगे और रेड टोपी पहन के रखेंगे, ताकि बता सके भाई हम तुमसे अलग हैं। ठीक है, बट वुमेन्स को तो ये अपना ट्राउजर्स मतलब वो अलाउड नहीं था, ये सब मतलब ये इसमें उनको भी पार्टिसिपेशन नहीं था। इन समर 1792 जेकोबियंस अटैक द पैलेस ऑफ टूसिलियस। ठीक है, इन लोगों ने पैलेस के ऊपर अटैक कर दिया और राजा को कई घंटे बंदी बना के रखा। ठीक है, इसमें राजा के कई सारे जो उसके गार्ड्स थे वो सब मारे गए। ठीक है, इसका इलेक्शन हुआ, तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाल कॉल्ड एज कन्वेंशन, जिसको नेशनल असेंबली था उसको क्या कहा है, कन्वेंशन। चुनाव हुआ, चुनाव में काफी लोग चुन के आए। इन द इलेक्शन ऑल मेंस अबाउट द एज ऑफ 21 गॉट राइट टू। पहले राइट ऑफ वोट कितना था? ठीक है, पहले राइट ऑफ वोट क्या था, वो था 25, इन्होंने उसको कितना कर दिया 21, और इसमें कोई भी वोट कर सकता था। ठीक है, इन्होंने जो नई असेंबली बनाई उसमें क्या किया, भाई कोई भी वोट कर सकता है, 21 प्लस एज होनी चाहिए, अमीर है गरीब, पहले किसको था राइट, केवल एक्टिव मेंबर्स को राइट था वोट करने का। अब यहाँ पर कोई भी वोट कर सकता है। तो 21 सितंबर Sir, your voice is not coming. ये चलो ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या किया, जैसे ही चुनाव जीत गए तो इन्होंने मोनार्की राजा का अभी तक जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसको कौन रन करते थे, उसको राजा रन कर सकता था। अब इन्होंने 1792 में क्या किया, अब राजा बिल्कुल भी राज नहीं करेगा। और उन्होंने फ्रांस को क्या बोला, फ्रांस इज डिक्लेयर एज रिपब्लिक, यहाँ पर प्रॉपरली चुनाव होंगे, इसमें हर कोई चुनाव में हिस्सा ले सकता है, हर कोई चुनाव में खड़ा हो सकता है, इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो लेटर लुई 16 और उसकी रानी मेरी एंटोगा जो उसकी रानी थी, उन दोनों को उन्होंने मार दिया था, मतलब उनको फांसी दे दी थी पूरे चौराहे पे। ठीक है, पब्लिकली इनको एग्जीक्यूट किया गया था। पैलेस दे ला कॉन्कर्ड ये जगह का नाम है। उस चौक पे इन दोनों को, पहले लुइस को फांसी दिया, फिर उसकी जो वाइफ थी उसको भी दोनों को फांसी दे दिया। और फ्रांस को सर वाइफ को क्यों फांसी दी? वो पीछे वही थी ना, वही भड़काती थी इसको, असली षड्यंत्रकारी तो वही थी, ये तो इसको तो कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, इसलिए उसको भी साथ में टांग दिया इन्होंने। ठीक है, तो मोनार्की एंड हो गई, रिपब्लिक आ गया। ठीक है, अभी देखो स्टार्टिंग में कौन था, मोनार्की। मोनार्की के बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लेड बाय राजा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन लेड बाय राजा।
अब क्या आ गया, अब फ्रांस बन गया रिपब्लिक। तो फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस हुए, ये जो आप 100 ईयर्स का जो टाइम देखते हो, फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस हुए। अब इसके बाद भी बहुत सारे चेंज हुए। अब ये जैकेबियंस थे, अब इनकी सत्ता आ गई। इसमें जो ये था मैक्सिमिलियन रोबिस्पियर, अब ये वहां का एक तरह से मेन बंदा बन गया। ठीक है, तो अब जब ये मेन बंदा बना तो इसको कहते हैं रीजन ऑफ टेरर, मतलब एकदम खतरनाक टाइम। जब मतलब रीजनल टेरर का जो टाइम था ना, ये वही टाइम था। एक साल के लिए उसने दबा के तबाही मचाई। उसने देखो क्या क्या तबाही मचाई। तो जो रोबिस्पियर था, उसने उन सब लोगों को फांसी फांसी दे दी जो उसके दुश्मन हुआ करते थे, जो कहते थे नहीं भाई पहले के पहले ठीक था, राजा अच्छा था, है ना, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको अमीर लोग चलाएंगे। तो इसको जो जो लगता था इसके दुश्मन है, इसने सबको फांसी पे चढ़ा दिया। पहले राजा से शुरुआत की, उसकी वाइफ से शुरुआत की, और बाकी सब लोग जो उसको लगता था इसको कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, इसके प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, जो रिपब्लिक के लिए खतरा हो सकते हैं, उसने सबको चढ़ाना स्टार्ट किया। जिसमें नॉबल मैन हो, क्लर्की हो, उसकी खुद के पार्टी के लोग क्यों ना हो, है ना, उसके जैकोबियंस पार्टी के लोग क्यों ना, क्योंकि हर एक के मन में होता है ना यार, ये राजा बन गया हमको पीछे धकेलेगा, मेरे को भी राजा बनना चाहिए, मतलब मेरे को भी अथॉरिटी बनना चाहिए, मेरे को मैनेजर बनना चाहिए, मेरे को भी लीडर बनना चाहिए। तो इसकी पार्टी में काफी लोग थे जो इससे ईर्ष्या करते थे। तो जब इसको पता लगता था भाई ये मेरे अगेंस्ट ही हो सकते हैं, ये उनको फांसी पे चढ़ा देता था। ठीक है, द एजुकेशन वर कंप्लीटेड आफ्टर ट्रायल बाय रिवोल्यूशनरी। तो इसने अपनी खुद की एक अदालत रखी थी जिसको कहते थे रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, वहां पर उनको अगेंस्ट केस चलता था, उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। तो जो रोबेस्पियर था, इसने एक ही पॉलिसी अपनाई, ज्यादा से ज्यादा टाइट कंट्रोल करके रखो और सबको दबा के पनिशमेंट दो। पनिशमेंट के बिल पे वो सबको काबू करने की कोशिश करता था। उसका एक डॉक्टर था जिसका नाम था गुलिटेन। उसने एक डिवाइस बनाया था। ठीक है, उसमें आदमी की गर्दन एक बार में कैसे कट जाती थी। ठीक है, उसने एक डिवाइस बनाया था। इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स। वो होता कैसा था, एक बार चलो देख लेते हैं। वो समथिंग ऐसा होता था, ऐसा दो पोल्स होते थे ऐसे। सर उस वेपन का नाम गिलेटिन था। यस, उस वेपन का सर नाम मैंने गिलोटिन अभी था। सर मैंने अभी देख लिया क्रोम पे। यस, देख लिया ना, यस। तो यहाँ पर आदमी की मुंडी होती थी ऐसा, यहाँ पर आदमी को मुंडी रखी जाती थी और ये ऊपर से नीचे गिरता था, उसकी मुंडी अलग हो जाती थी। या सर वुड का ऊपर से लॉक टाइट बांधा रहता था ये जब यस यस यस, ये इंडिया में पिक्चर में बहुत दिखाया जाता है। ठीक है, जब गब्बर डाकू वगैरह होते हैं तो इसको दिखाते हैं। तो ठीक है, तो उस टाइम ये हथियार बनाया गया था। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स एंड ए ब्लेड। तो जो गिल्टी पर्सन तो उनको एक बार में गर्दन से साफ कर दिया जाता। ठीक है, तो जो इसने गवर्नमेंट चला रहा था, रविश पे जो गवर्नमेंट चला रहा था, उसने कई सारे रूल बनाए। ठीक है, उसने क्या क्या रूल बनाए वो भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। उसने मैक्सिमम वेजेस डिसाइड कर दिए। भाई एक तो 8 घंटे काम करो। ठीक है, तो चाहे झाड़ू वाला काम कर रहा हो, चाहे सफाई वाला काम करो, चाहे डॉक्टर काम करो, सबके लिए सेम सैलरी। वो उसको क्या चाहिए था, मैं सबको बराबर करना चाहता हूँ। उसका एक विजन था, मैं चाहता हूँ सब बराबर हो। तो झाड़ू वाले को भी सेम सैलरी दो, डॉक्टर को भी सेम सैलरी दो, डॉक्टर की पढ़ाई कौन क्यों करेगा। ठीक है, उसने क्या बोला, सबके लिए बराबर सैलरी, सबके लिए बराबर टाइम। ठीक है, टाइम भी सबको 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे जो जो भी काम करेंगे बराबर करेंगे, सैलरी भी सबको बराबर मिलेगी। एक तो उसने ये किया। ठीक है, दूसरा उसने फूड सच ए मीट ब्रेड आर रैशनलाइज। ठीक है, अब देखो मीट महंगा होता है, ब्रेड सस्ता होता है, उसने सबके प्राइस बराबर कर दिए। बोला कुछ अलग नहीं होना चाहिए, सबके प्राइस बराबर होने चाहिए। कोई मीट लेगा तब भी उसको सेम प्राइस में दे दो, ब्रेड लेगा उसको भी सेम प्राइस में दे दो। ठीक है, और जो किसान थे उनको उन्होंने फोर्स किया कि भाई जो उसके ग्रेन है वो गवर्नमेंट जो फिक्स प्राइस किया है उसको फिक्स रेट में बेचेंगे, कभी ना ना तो ज्यादा बेचेंगे ना कम रेट में बेचेंगे, ये उन्होंने फिक्स कर दिया। ठीक है, और उसने ब्रेड का जो उस टाइम कहाँ पर क्या ब्रेड खाई जाती थी, उसने सब ब्रेड का रेट एक जैसा कर दिया। ठीक है, अच्छी ब्रेड हो, नॉर्मल ब्रेड हो, खराब ब्रेड हो, सबका रेट एक जैसा। और जो ये मैदा होता था, व्हाइट फ्लोर जिसको बोलते हैं, इसने उसको महंगा होता था, इसको मना कर दिया, ये यूज नहीं करोगे। तो एक तरह से क्या तानाशाह बन गया, डिक्टेटरशिप टाइप काइंड ऑफ एक्ट करने लग गया, है ना। जो राजा भी सर इतना लेकिन ब्रेड मैदे से ही बनता है ना? है, नहीं ब्रेड आटे का बनता है, ब्रेड डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स का बनता है। ठीक है, तो उसने ये तो व्हाइट फ्लोर तो उसने मना ही कर दिया, और बाकी अच्छी क्वालिटी की ब्रेड हो चाहे घटिया क्वालिटी की ब्रेड हो, किसी भी कंपनी की हो, सबका प्राइस बराबर कर दिया, बोलो बराबरी होनी चाहिए। ठीक है, और उसने क्या किया, उसने जैसे उधर फ्रांस में सर और मैडम जैसे कहते थे ना, तो सर को बोलते थे मॉन्शियर और मैडम को बोलते मदाम। ठीक है, उसने बोला ये शब्द यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, सिटोयन, ये जेंट्स के लिए, और सिटोनी लेडीज के लिए। बोला अब से ये दो वर्ड यूज होने। एक साल तक उसने ऐसे ही चलाया। उसने चर्चेस को बंद कर दिया, जो बिल्डिंग थी चर्चेस उसको कन्वर्ट कर दिया ऑफिस में, बैरेक्स में आर्मी रखने के लिए, और ऑफिस वगैरह बना दिए उनके। ठीक है, उसने वो क्या कर रहा था, प्रैक्टिस ऑफ इक्वलिटी, हर जगह प्रैक्टिस इक्वल होना चाहिए, कोई ना ऊपर कोई ना नीचे। अब देखो खुद वो ऊपर बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा है, नीचे बोला सबको बराबर कर दो। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन लॉ, इवन सपोर्ट ऑफ रोबिस्पियर स्टार्टेड डिमांड फॉर द चेंज।
उसने इतना कुछ सिमिलर करने की कोशिश किया, एक साल में उसने इतना कुछ सिमिलर करने की कोशिश किया, उसके साथ वाले सपोर्टर भी उससे नाराज हो गए। अब वो भी चेंज चाहते थे, तो फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन इसको पकड़ा और इसको भी इसकी गर्दन काट दी, इसको भी क्या कर दिया, बुलेटिन कर दिया। ठीक है, तो इसके साथ ही रेजिन ऑफ टेरर खत्म हो गया जो रॉबिस्पियर चलाता था। ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। आगे चले? यस सर। चलो गुड। ए डायरेक्टली रूल फोर्स। अब इसके बाद क्या हो, जब ये रॉबिस्पियर मर गया, ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ जगेंस्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। ठीक है, अब पावर फिर से किसके हाथ में आ गई है, जो बड़े अमीर लोग थे, मिडिल क्लास वाले अमीर लोग थे, उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उन्होंने फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो बार बार चेंज हो रहा है, देखो। ठीक है, तो न्यू प्रपोजिशनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज नो राइट टू वोट। अब इन्होंने फिर से क्या कर दिया, कुछ लोगों को फिर से बोला तुमको वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने बोला भाई, अभी एक आदमी तानाशाह था, इन्होंने बोला कि 2 लोग सत्ता चलाएंगे ताकि किसी एक हाथ में कंट्रोल ना हो। 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड रन द गवर्नमेंट। 2 लेवल की इन्होंने गवर्नमेंट बना दी, जैसे इंडिया में ना राज्यसभा लोकसभा, तो इन्होंने वैसी 2 लेवल की गवर्नमेंट बना दी। ठीक है, ओके, तो उन्होंने 2 लेवल की गवर्नमेंट बना दी, बोले ये गवर्नमेंट रन करेंगी। और ये जो 2 लेवल की गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई 5 लोगों की। ठीक है, उसको कहते थे डायरेक्टरी। तो वो फाइनली गवर्नमेंट रन कर, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उनके नीचे मिनिस्टर्स है, तो अब ये लोग गवर्नमेंट एक तरह से चलाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टरी कुड डिसमिस द मेजोरिटी वोट ऑफ काउंसिल। तो डायरेक्टरी बस पावर क्या था, अगर सारी जनता बोलती है या जो काउंसिल्स बोलते हैं भाई ये नहीं करना, उसको डिसमिस कर सकते थे। ठीक है, अब दीज न्यू प्रोविजंस वर ब्राउट टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। वन एक आदमी के हाथ में पावर आते, ये इससे नहीं हो सकता। इसमें कई लोग थे ना, 2 लोग ऊपर थे, उनके नीचे 5 लोग थे, ऐसे करके इन्होंने सोचा था एक सिंगल आदमी के हाथ में पावर नहीं देनी। अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम हुआ, द क्लैश बिटवीन डायरेक्टरी एंड मेंबर ऑफ काउंसिल बढ़ते गए, क्योंकि डायरेक्टरी को क्या अधिकार था, भाई मेंबर ऑफ काउंसिल ने कोई मुद्दा पेश किया, उनको पसंद नहीं आया, इसको मना कर सकते थे। इन सब क्या, इनके बीच में क्लैश होने लग गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, दिस ओपन द डोर फॉर द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अब जो मिलिट्री जनरल था, जो नेपोलियन ने देखा भाई यहाँ रिपब्लिक भी फेल हो रहा है, यहाँ पर जो असेंबली बनाई गई ये भी आपस में लड़ रही है, इससे देश का भला नहीं होगा। उसने क्या किया, जैसे उसने ये था परवेज मुशर्रफ, तो इसने भी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी बीच में। बोनापार्ट के साथ। यस, ओके, तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, इनका मिलिट्री का रूलर था। अभी आवाज क्लियर आ रही, अभी ओके? यस सर। नाउ क्लियर? यस। तो मैं आपको बता दूं, जो डायरेक्टरी और मेंबर ऑफ काउंसिल है उनके बीच में क्या झगड़ा चलता रहता था, इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। तो जो ये इनका जनरल था आर्मी का, नेपोलियन बोनापार्ट, इसने क्या सोचा, या रिपब्लिक भी फेल हो रहा है, सब कुछ फेल हो रहा है, इसलिए फिर से क्या वहां का राजा बन गया। इसने फिर से मतलब अपना कंट्री पूरी मिलिट्री इसके हाथ में थी। ठीक है, तो अपने मिलिट्री पावर के बेस पे ये फिर से फ्रांस का राजा बन गया। पहले देखो मोनार्की था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन विद मोनार्की आया, ठीक है, फिर रिपब्लिक आया, रिपब्लिक भी फेल हो गया, फिर दूसरा रिपब्लिक आया जहां पर पब्लिक को पूरा अधिकार था, लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई, उसके बाद वो भी फेल हुआ, फिर से वापस वहां पर एम्परशिप आ गई। ठीक है, तो इस तरह फ्रांस में काफी सारी एक्टिविटीज चलती रही। ठीक है, अभी 2 लास्ट टॉपिक बचे हैं। डिड वुमेन हैव ए रिवोल्यूशन? रिवोल्यूशंस का वुमेन्स में क्या मिल रहा, वुमेन्स का क्या योगदान रहा, और उनमें क्या कोई चेंज आ, देखो इतना बड़ा रिवोल्यूशन, इतनी सारी एक्टिविटी चलती रही 100 साल में, तो क्या वुमेन्स को कुछ फर्क पड़ा, वुमेन्स को कुछ फायदा हुआ क्या, कुछ घाटा हुआ क्या? ठीक है, इन स्पाइट ऑफ रिवोल्यूशन वुमेन डिड नॉट गेट राइट टू वोट। ठीक है, अब पूरा इसमें जो भी चेंज हो, वुमेन्स को कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं मिला। देयर पोजीशन द सोसाइटी रिमेन अनचेंज, उनकी पोजीशन वैसी ही सेम की सेम रही। दे गेट देयर नोटेबल पोजीशन सोसाइटी अबाउ 16 वुमेन क्लब। तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने खुद के वुमेन्स क्लब बनाना स्टार्ट कर दिए, जैसे जैकोबिन्स क्लब बने थे, ऐसी वुमेन्स क्लब वगैरह बनने धीरे धीरे हर एक शहर में स्टार्ट हो गए फ्रांस में। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वर मोस्ट फेमस अमंग देम। तो इसमें से 2 ग्रुप थे, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, ये मोस्ट फेमस ग्रुप्स थे। तो देयर मेन डिमांड वाज टू एंजॉय सेम पॉलिटिकल राइट एट द मेन। जिस तरह बाकी आदमियों को वोट देने का अधिकार था, वही हमको भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। The Constitution of 1791 made this disappointed as they were pushed to the category of passive citizen। जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, इनको पैसिव कैटेगरी में डाल दिया, पैसे कमाते हो तो भी, अमीर हो तो भी, गरीब हो तो भी, तो इनको बोला भाई ये पैसिव कैटेगरी में रहेंगे, बोला हमको ऐसा नहीं चाहिए।
मोस्ट ऑफ द वुमेन वर डिप्राइव्ड ऑफ द एजुकेशन। जो मैक्सिमम जो लेडीज थे, खासकर जो थर्ड स्टेट वाली, उनको पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिलता था। जो बड़े जमींदार लोग, मतलब बड़े घराने के लोग थे या जो पैसे वाले थे, वही केवल स्टडी कर पाते थे कॉन्वेंट स्कूल में। आफ्टर दैट दे वर मैरिड बाय द फैमिली अगेंस्ट देयर विल। उसके बाद जो उनकी शादी होती थी, उनसे पूछते नहीं थे, उनकी मर्जी के बगैर ही उनसे पूछते नहीं, शादी कर दी जाती। ठीक है। तो वुमेन हु बिलोंग टू द थर्ड स्टेट हैड टू हार्ड वर्क। जो थर्ड स्टेट की लेडीज होती थी, खासकर गरीब वाली, उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। फ्लावर बेचना, फ्रूट बेचना, वेजिटेबल्स बेचना, ठीक है। उसके बाद किसी बड़े घर में काम करना, उसके बाद अपने घर का भी काम करना, अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करना। तो इनका जीवन बड़ा स्ट्रगल वाला होता था। ठीक है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर वुमेन क्लब्स वर क्लोज्ड एंड मेनी वुमेन्स वर पुट इन जेल। जब जैकोबियंस का राज आया था, तो जो टेरर का टाइम था, इनको क्लब सबको बंद कर दिए गए और कई सारी वुमेन्स को जेल में डाल दिया गया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट केम। फिर से दूसरी गवर्नमेंट आई, इंट्रोड्यूस लॉ टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द वुमेन। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेनी स्टेट स्कूल वर क्रिएटेड। ठीक है। अब जो ये वो रिपब्लिक के बाद जो गवर्नमेंट, जैकोबियंस के बाद जो गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने कुछ नए चेंजेस किए। ठीक है। जो भी आता गया नए नए चेंजेस करता गया। आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कई सारे चेंजेस किए थे। ठीक है। तो कई सारे स्टेट स्कूल खोले गए। ठीक है। लेडीज के लिए स्टूडेंट एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया। जो शादी होगी लड़की की इच्छा से हो सकती है, अगर कोई जबरदस्ती करना चाहेगा तो उसको गवर्नमेंट पनिश कर सकता था। डाइवोर्स को उन्होंने लीगल कर दिया था। कुड बी अप्लाई टू बोथ मेन एंड वुमेन। ओके। दे कुड ट्रेन फॉर जॉब्स। उनको जॉब की ट्रेनिंग दे सकते हैं। वो अपना बिजनेस रन कर सकती थी। वो आर्टिस्ट पहले सब नहीं कर सकती थी, वो सब ये कर सकती थी। बट टू गेट वोटिंग राइट वुमेन हैज टू स्ट्रगल फॉर नेक्स्ट 200 years इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस। इतना सब होने के बाद भी वुमेन्स को वोट का अधिकार कब मिला? 1946। और हमारे इंडिया में आजाद वोट का अधिकार कब मिला? जैसे इंडिया आजाद हुआ, वुमेन्स को तुरंत राइट मिल गया। तो अगर लोग, इंडिया के लोग सोचते हैं, वो गलत सोचते हैं। फ्रीडम मिलता है लेडीज को, उतना फ्रीडम सर नहीं आपकी मिलता। आवाज ब्रेक हो रही है। क्या सबको मेरी आवाज ब्रेक हो रही है भाइयों? यस सर। अच्छा 1 सेकंड रुको बच्चा। ओके। अभी चेक करो, ये सर अब क्लियर आ रही है। है ना। बीच बीच में कई बार क्या होता है, नेट अगर सर पॉज हो गए आपकी स्क्रीन। सर आवाज भी नहीं आ रही। कोर्स होते हैं, हमने पढ़ लिया। ठीक है। इंग्लिश को फाइनली इनको वोटिंग राइट का मिला 1946। ठीक है। इसके अलावा फ्रांस में एक चीज और था, क्या था? स्लेवरी। स्लेवरी आप जानते हो क्या होता है? कि लोगों को पकड़ना, उनको गुलाम बना के बेचना। तो पहले जो यूरोपियन कंट्रीज थे, ठीक है, इनके बड़े बड़े ट्री प्लांटेशन के प्लांट होते थे, इनके बड़े बड़े जो एरियाज होते थे, या जो इनके हमारी क्लास में अकेले ने ऑफलाइन क्लास की डिमांड की है। अच्छा ठीक है तुषार, चलो टॉपिक देखो, टॉपिक क्या चल रहा है। ठीक है। तो जो ये बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, इनके बड़े बड़े ट्री प्लांटेशन प्लांट होते थे। ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये अफ्रीका जाते थे और इनके साथ काफी बड़े सिपाही वगैरह भी होते थे। तो अफ्रीका जाते थे, वहां से लोगों को पकड़ते थे, है ना, या तो वहां से खरीद के लाते थे या उनको जबरदस्ती पकड़ के लाते थे। और वो क्या करते थे, इनकी प्रॉपर्टी, इनको टोटली इनकी प्रॉपर्टी बेच देते थे, इनको पकड़ के लाते थे और इनको अपने यहाँ पर काम कराते थे। इनको स्लेव, गुलाम की तरह यूज किया करते 17वीं सेंचुरी के स्टार्ट में। ठीक है। तो फ्रांस मर्चेंट ब्राउड स्लेव मेनली फ्रॉम द अफ्रीका। They branded and shackled slave, then pegged tightly into ship, and after 2 or 3 months, they were sold in the Caribbean to the plant owner. मतलब एक तरह से बिजनेस चलता था, अफ्रीका जाने का, वहां से लोगों को पकड़ने का, जबरदस्ती हाथ पर बांधने का, शिप में पैक कर देने का, और 2-3 महीने तक वो शिप चलता रहता। चल, उसमें काफी लोग तो मर जाते थे, कोई कूद जाते थे सी में। ठीक है। तो जो बचते थे वो ट्री प्लांटेशन लोगों तक पहुंच जाते थे। पहले कंडीशन बहुत खराब हुआ करती थी। आप लोग फिर भी अभी गोल्डन टाइम में चल रहे हो। ठीक है। अगर पुरानी हिस्ट्री, अगर इंडिया के अलावा, अगर हम भारतवर्ष के अलावा अगर हम पीछे की हिस्ट्री देखते ना, हर जगह केवल लड़ाई है। इंडिया में इतनी लड़ाई नहीं जितनी इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी आपस में। द एक्सटेंसिव डिमांड ऑफ शुगर, कॉफी, इंडिगो इन यूरोपियन मार्केट वाज फुलफिल्ड बाय द एक्सप्लोटेशन ऑफ स्लेव एज लेबर। तो ये जो बड़े बड़े टी प्लांटेशन प्लांट होते थे, शुगर का बिजनेस होता है, इंडिगो का बिजनेस होता था। अभी आपको बताता हूँ, मॉरिशस में, जैसे मॉरिशस एक कंट्री है, ये 1970 में आजाद हुआ।
यहाँ पर भी इंडियंस हैं काफी, 80% यहाँ इंडियंस हैं, मतलब बिहार के लोग हैं, यूपी के हैं, साउथ इंडिया के हैं। मॉरिशस में 80% मॉरिशस में इंडिया वाले हैं, और 20% कौन है, अदर कंट्रीज, इसमें फ्रेंच वाले भी हैं। ये पहले ब्रिटिश टेरिटरी भी होता था, फ्रेंच टेरिटरी भी होता था, तो आज भी यहाँ पर लोग कुछ फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा है, अभी भी यहाँ पर जो जमीन है ना, अभी भी अंग्रेजों के नाम पर है। ठीक है, और ये जो बाकी लोग हैं, ये इनको जैसे ये बोला, ये गुलाम पकड़ के लेके जाते थे, ऐसे ये मॉरिशस वाले क्या करते थे, जो इंडिया वाले लोग होते थे, इन्होंने इनके लिए क्या किया था कि भाई चलो हम तुमको, इन्होंने अपने इंडिया वालों को बेवकूफ कैसे बनाया, इनको मॉरिशस कैसे लेके गए, उन्होंने इंडियंस को क्या बोला, तुमको हम एक जगह लेके जाएंगे जहां पर हम जमीन खोदेंगे तो आपको सोना मिलेगा। हमारे इंडिया वाले सोने के पीछे लालच हो गए, ये आज से 3-4 पीढ़ी पहले की सर बात है माइनिंग। है ना, माइनिंग करके गोल्ड निकालेंगे, तो अपने कई लोग चढ़ गए शिप पे, इन लोगों को लेकर पकड़ के आएंगे मॉरिशस, और मॉरिशस में इन लोगों ने सब एकदम गुलामों की तरह बर्ताव किया। तो आज उनकी डेंसिटी जो है, और उनकी आज भी जो जनरेशन है आज मॉरिशस में रहती है, उनकी अभी भी जो पूर्वज आज भी इंडिया में, तो लोग कभी कभी मिलने आते हैं इंडिया वालों से। ठीक है, तो अभी भी, लेकिन वहां की मैं आपको क्या बताऊं, उनकी जो जमीन है, अभी भी जमीन उन ब्रिटिशर्स की है। वहां पर अभी भी एक ऐसा इलाका है मॉरिशस में जहां पर एक नॉर्मल मॉरिशियन को जाना अलाउड नहीं है। वो कहते हैं वो इलाका उन्हीं के लिए, उसमें वो लोग एंटर नहीं कर सकते। आज भी वहां पर ऐसा इलाका है। ठीक है, तो यही वहां सर कहाँ पे? पर मॉरिशस में। ठीक है, वहां पर शुगर केन बहुत होता है, तो जो शुगर केन का जो पूरा बिजनेस होता है, ये ब्रिटिशर्स के आज भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लोग काम करते हैं, पर ब्रिटिश वहां पर पूरा राज करते हैं। तो उस टाइम की बात है, मतलब तब भी यूरोपियन मार्केट्स में शुगर, कॉफी, इनका बड़ा डिमांड होता है। तो जो स्लेव्स होते हैं, लेबर की तरह काम करते हैं, ज्यादा खाना पीने देने का नहीं है। ठीक है, इनका शोषण करने का है। तो उस टाइम ये दो मेजर पोर्ट सिटीज होती है, बॉर्डर्स इनेट्स गेट इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव बाय ट्रेड ऑफ स्लेव। ये ट्रेड ऑफ स्लेव चलता था, इसलिए दोनों सिटीज भी डेवलप होती चली गई, और इनसे ये मर्चेंट लोग काफी पैसा कमाते थे। स्लेव मतलब आदमी को बेच सोचो क्या कंडीशन था, आदमी को बेचा जा रहा है, सोचो इससे बुरी हालत क्या है। मतलब ये इंसान को कुत्ते की तरह, जानवर की तरह ट्रीटमेंट मिलता था पहले, आजकल तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे फ्रांस में भी स्लेवरी को क्रिटिसाइज किया जाने लगा, लेकिन नेशनल असेंबली भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि इनको जो पावर आती थी, ये कहाँ से आती थी, जो अमीर लोग होते थे उनसे इनको पावर आती। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करते तो ये बिजनेसमैन इनसे नाराज हो जाते, तो इन्होंने भी इसके ऊपर कुछ नहीं किया नेशनल असेंबली में। तो जब जैकोबियंस आया, उसने स्लेवरी बंद कर दी। उसमें वो था ना भाई, सबको उसने एक अच्छा काम किया था, बाकी सब इसके काम उल्टे थे, बट ये काम इसका बहुत अच्छा था। इसने स्लेवरी बंद कर दिया, जितनी फ्रेंच कॉलोनीज थी सबने स्लेवरी में बंद कर दिया। ये इसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्म था। बट नेपोलियन जब आया वापस, उसने फिर से स्लेवरी सिस्टम फिर से चालू कर दिया, और फाइनली स्लेवरी सिस्टम का बंद हुआ 1848, नेपोलियन के भी लगभग तकरीबन 30-35 साल बाद, तब ये स्लेवरी सिस्टम बंद हुआ। तो इस पूरे चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं, ये फ्रांस रिवॉल्यूशन वाटरशेड डेवलपमेंट इन मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, हम आज जो रिपब्लिक देखते हैं, आज हम डेमोक्रेसी देखते हैं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं ये फ्रांस से शुरू होती है। आज भी फ्रांस का रिवॉल्यूशन है, काफी लोगों ने उससे इंस्पिरेशन लिया कि राजाओं के खिलाफ कैसे लड़ना है। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री काफी लोग पढ़ते हैं, वो क्या करते थे। ठीक है, तो फ्रांस रिवॉल्यूशन नॉट ओनली हैड ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द फ्रेंच सोसाइटी बट आल्सो ऑन द वर्ल्ड। इसके बाद से ही जैसे फ्रांस में मोनार्की खत्म हुआ, ऐसे यूरोप में धीरे धीरे मोनार्क सिस्टम खत्म होता चला गया। ठीक है, काफी जगह भी है पर बहुत कम जगह पे है। द मॉडर्न आइडियाज ऑफ पॉपुलर डेमोक्रेसी हैज इट्स रूट्स इन द फ्रांस। जो डेमोक्रेसी का इटसेल्फ जो आइडिया है, तो वो 3 थे ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, ये कहाँ से आया, फ्रांस से आया। तो 3 तरह के सिस्टम पे पूरा देश काम करता है। सिमिलरली द आइडिया ऑफ नेशनल स्टेट्स, पहले किंगडम हुआ करते थे और इससे देश बनने लग गए। पहले किंगडम होते थे, अब क्या बन रहे हैं, देश बनते हैं। ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ। The national movement in various colonies, including India, Indochina, South Africa, was greatly influenced by development in the French Revolution. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का काफी अच्छा योगदान। तो अभी इस चैप्टर में अगर कुछ आपको पूछना है जो आप नहीं समझ पाए तो आप पूछ सकते हो। Any doubts? बाकी आपको मैंने एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको दे दिए हैं, और आपको इस चैप्टर के एंड में भी सॉल्यूशंस हैं। आई होप इतना आपके लिए सफिशिएंट है इस चैप्टर में। आप एक बार बुक देख सकते हो, बुक में अगर आपको लगता है कोई टॉपिक हमने नहीं टच किया, आप वो पूछ सकते हो। आपको कोई ऐसा शब्द हो जो आपको ना समझा हो, ठीक है। कैन यू डू क्वेश्चन आंसर्स? आप चेक कर लो 1-2 क्वेश्चन आंसर सेशंस, और आप उसमें पूछ सकते हो मेरे से, अगर आप उसमें कोई पर्टिकुलर आपको पूछना है तो।
आपको कोई इसमें पर्टिकुलर डिमांड हो, सर ये क्वेश्चन बता दीजिए तो उसको बता दें, ठीक है। तो हमने इसमें देखो रफली लगभग मेनली क्या चीजें पढ़ ली वो देख लेते हैं एक बार। हमने कुछ मिस आउट तो नहीं किया। अगर आप अपनी बुक आप जो आपकी एसएसटी बुक है अगर उसको आप देख लो, अगर आपको लगता है कुछ हमने मिस आउट कर दिया है, ठीक है, तो उसको आप बता सकते हो, ठीक है। कल हमने 14 जुलाई को उसको स्टार्ट किया था, लोग गैदर हुए थे, वही चीज सेम स्टोरी है। हम फोटोज देख लेते हैं, ठीक है। ये था एक इवेंट, अब हम फोटोज को समझ लेते हैं, ठीक है। स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिली, ये क्या था, एक जेल था, ठीक है। जैसे ही इन लोगों नेशनल असेंबली वालों को पता लगा, ठीक है, जब इनको पता लगा कि राजा किसी की हेल्प लेना चाहता है, राजा बाहर की कंट्रीज की हेल्प लेना चाहता है, उन्होंने क्या किया, इसको पूरी जेल को उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। और तोड़ कर क्या करके चले गए, इन्होंने उसके छोटे छोटे पत्थर अपने साथ रख लिए, ठीक है, ताकि याद रहे भाई हमने एक जेल तोड़ी थी, उसके पत्थर ये लोग अपने पास प्रिजर्व करके रखते थे एज ए मोमेंटो कि हमने जेल तोड़ी थी। तो इन्होंने पूरी जेल तोड़ दी और वहां से इन्होंने पूरे हथियार लूट लिए थे, ठीक है। ये 3 स्टेट का कैटेगरी था। स्टेट 1 में क्लर्की, स्टेट 2 में नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में 3 कैटेगरी थी, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट आर्टिशियंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स। ये पूरा सोसाइटी कैसा उस टाइम फ्रांस में होता था, ठीक है। ये आपका है, दिस पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग, ग्रेन्स, फूड, मनी, सलाद, द फैट लॉर्ड सिट हियर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर फॉर ग्रेस सिंह टू एटलो, ठीक है। अब पूरा देखो फोटो क्या बताती है, ये देखो ये आदमी सब मेहनत करता है, सब कमा के लाता है, ठीक है, और आके इसको एज ए टैक्स देता है, ठीक है। देखो सब ला उसके लिए अनाज ला रहा है, फ्रूट्स सब ला रहा है, ठीक है। और ये राजा इतना दुष्ट है, उसका एहसान मानने की वजह उसकी तरफ देखता भी नहीं है, ठीक है। ये फोटो इंडिकेट करती है दिस नोबलमैन इज द स्पाइडर एंड द प्लीजेंट इज अ की। तो यहाँ पर एक स्पाइडर दिखाई गई है, अगर फोटो को देखो ये स्पाइडर है, यहाँ पर कीड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या इंडिकेट करते हैं, जो राजा है वो स्पाइडर की तरह है और जो छोटा सा कीड़ा है वो एक प्लीजेंट की तरह है, ठीक है। तो राजा क्या करता है, इनको हमेशा डरा के रखता था और हमेशा इनको खाने की कोशिश करता है, मतलब दबाने की कोशिश सर करता जाल बिछाता था। है। यस, और कोई फोटो है, यस, चलो इसमें आप भर सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, हाँ यस, यहाँ पर देखो कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, food rates, scarcity of grain, increased number of death, rising food prices, weaker bodies। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या आएगा, इसमें आप इनमें से देखिए, ये सब आपको दिए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में, बताओ इसमें से क्या आएगा आपको। बेड हार्वेस्ट के बाद क्या दिखाई देगा, अगर बेड हार्वेस्ट होगी तो क्या आएगा। सर राइजिंग फूड प्राइसेस, सर स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन। यस, द फर्स्ट विल बी स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन, ग्रेन्स की बहुत कमी हो जाएगी, ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स। चलो जी नेक्स्ट में क्या आएगा, सर इंक्रीज, सर राइजिंग फूड प्राइसेस। एकदम सही बात, उसका दिया आएगा सेकंड पॉइंट, अगर ग्रेन्स कम होंगे तो ग्रेन्स का प्राइस बढ़ जाएगा, तो प्राइस। उसका थर्ड आएगा, पूरेस्ट कैन नॉट डू, पूरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, तो पूरेस्ट पीपल जो होंगे वो ब्रेड बाय नहीं कर पाएंगे। तो इसके दो होंगे, दो क्या क्या हो सकते सर हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स एंड वीकर बॉडीज। यस, यहाँ पर आएगा आपका, देखो नहीं इंक्रीज डेथ, तो देखो यहाँ पर आएगा डेथ, यहाँ पर आपका डेथ आएगा, तो यहाँ पर एपिडेमिक है ना, डिसीज एपिडेमिक, तो क्या होगा, डेथ होंगी उससे। जब पुअर रोटी नहीं खरीद पाएगा तो फूड रॉयट्स होंगे, सर फूड रायट्स, है ना, फूड रॉयट्स होंगे तब भी लोग मरेंगे, है ना। देखो ये अपने को ये पूरा फिनिश करना है, जब रॉयट्स होंगे तो क्या होगा, लोग मरेंगे, तो डेथ, है सर ना और इसका। वीकर बॉडीज आएगा सर, हाँ यस, फूड रायट और नंबर वीकर ऑफ, बॉडीज, सर यस, तो उससे यहाँ पर डिजीज होंगे आएगा, और फिर डेथ। यस, तो यहाँ पर आपका आएगा वीकर बॉडीज, वीकर बॉडी। देखो जब गरीब रोटी नहीं खरीद सकता तो दो ही काम करेगा, या तो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ेगा तब मर जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, अगर गरीब रोटी नहीं खरीद पाएगा, दंगा फसाद करेगा, दंगा फसाद करेगा तब भी काफी डेथ होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, Sir, your voice is not coming. हाँ बच्चा 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको।
ये चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकंड में इसको erase कर देता हूँ तो ये हमारे साथ साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट पेज पे कुछ है हमारे लिए इमेज। यस, ये कौन सा है? ये टेनिस कोर्ट का ऑथ है। ठीक है, जब नेशनल असेंबली जो उन्होंने डिक्लेयर किया था तो यहाँ पर देखो दो मेन लोग हैं, एक ये है, ये वाला, एक ये वाला है, ये वाला, और एक ये वाले, दो लोग हैं। ठीक है, एक इसमें कौन है, एक इसमें है, ओके, एक इसमें प्रीस्ट था, ये देखो आपका प्रीस्ट है, और यहाँ पर ये नोबल था। ये दोनों लोग खड़े होकर यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। ठीक है, जब सेंट्रल कोर्ट में इनका ऑथ हुआ था। द मैप शो बैंड ऑफ पीजेंट स्प्रेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो देखो धीरे धीरे जो मतलब था फियर कि भाई कुछ होने वाला है या फियर है, वो जस्ट इंडिकेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो देखो ये उन्होंने उस टाइम था, ये इनका था द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1791। ठीक है, तो जुडिशरी जज का काम, ठीक है, एजुकेटिव इसमें आते थे आपके किंग, मिनिस्टर, और लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली। ठीक है, तो ये नीचे पब्लिक होती थी, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ बिलो 25, पैसिव सिटीजन, नो वोटिंग राइट। ये जो नीचे वाले इनके पास वोटिंग का कोई राइट नहीं था। एक्टिव पॉपुलेशन थे 28 मिलियन में से केवल 4 लाख थे जो वोट देते थे। ठीक है, इनके वोट से क्या होता था, 50,000 इलेक्टोरल चुने जाते थे। इनमें से 745 मेंबर्स मेन असेंबली बनती थी। इन मेन असेंबली में से राजा कुछ को मिनिस्टर चुनता था। ठीक है, ये सिस्टम ऐसा था, वोट दिया, कितने लोग चुन के आए, 50,000 में से 745 लोग मेन असेंबली में बैठते, जैसा बोलते हैं आपके लोकसभा राज्यसभा है ना, तो वहाँ भी ऐसे मेंबर, तो 540 आपके लोकसभा में होते हैं, 245 आपके राज्यसभा में होते हैं, तो समथिंग वैसी वहाँ पर एक असेंबली होती थी। अब इसी असेंबली में से कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनता है, और ऊपर जो प्रेसिडेंट होता है कौन होता था, राजा होता था। ये सिस्टम यहाँ से आया है। ठीक है, Excuse me, और sir. इनके अलावा जज जो होता था इंडिपेंडेंट होता था। ये एक्टिव सिटीजन थे, इसी में से किसी को वोट देके, मतलब इसी में से जो ये थे ना एक्टिव सिटीजन, इसमें से कोई वोट देके क्या बन जाता था, जज बन जाता था। ठीक है, तो आपको ये फोटोज समझ में आनी जरूरी है। ये इनका पेरेम्बल था जिसमें संविधान लिखा जाता है। तो संविधान का एकदम बेसिक आइडिया क्या था, ठीक है, मतलब बेसिक उसमें क्या क्या पॉइंट है ये सब यहाँ पर लिखे गए। जैसे हमारे संविधान में लिखा ना, प्रेम्बर बोलते हैं इंडेक्स, पूरे संविधान में क्या क्या उसका इंडेक्स है। इंडेक्स में क्या क्या लिखा था, मैन अनबोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन द राइट्स। ये आपको इसको पढ़ सकते हैं। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन नेचुरल एंड एलिमेंट राइट। मैन के जितने भी राइट है, वुमेन की बात नहीं हो रही है, मैन के जितने राइट है सबका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसको लिबर्टी मिलना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब फ्रांस से लिए गए। ठीक है, एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट, प्रिंट फ्रीली, ही मस्ट टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। ऐसे उन्होंने कई सारे इंडेक्स बनाए थे, उसके बेस में उन्होंने क्या किया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। अब जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनके लिए उन्होंने सिंबल्स बनाए थे। तो ये सिंबल किसके इंडिकेशन आता है, ब्रोकन चेन। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ये चेन का इंडिकेट करती थी, अब हम स्लेव नहीं रहे, हम स्लेव से आजाद हो गए। ए ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्टिंग ऑफ द बिकमिंग फ्री। ठीक है, ये तीर का निशान, द बंडल ऑफ रोड्स ऑफिशियल, वन रोड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ इज लाइज इन द यूनिटी। जब एक साथ कई लकड़ी होंगी उसको कोई तोड़ नहीं पाएगा। द आई विद द ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, द रे ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो जो अज्ञानता है उसको दूर किया जा सकता है। इसका इंडिकेशन होता है। ठीक है, कैप्चर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये राजा के पास होता था, जिसके पास ये है तो मतलब ये उसको राजदंड, ये होता है राजदंड। ठीक है, स्नेक बाइटिंग इट टेल टू फॉर्म ए रिंग, सिंबल ऑफ इटर्निटी, ए रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। और इसका मतलब चीजें हमेशा चलती रहती, कहीं चीजें रुकती नहीं है, तो इसका सिंबल है। कैप, रेड फाइगेरियन कैप, कैप वोर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। ठीक है, तो जब आदमी जो गुलामी से आजाद होता था ऐसी कैप पहन के रहता था, ये उसका सिंबल था। ब्लू, व्हाइट, रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रेंच। ये 3 कलर के आप देख रहे हो, ब्लू, व्हाइट और रेड, ये उनका कलर सिंबल है।
1 सेकंड चलो। यस, द रिंग मूवमेंट पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। ठीक है, ये लॉ मतलब जो लॉ है उसकी फोटो बनाई गई है, कानून कैसा दिख सकता है। ठीक है, द लॉ टेबलेट, द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड इट विल बी इक्वल बिफोर इट। कानून की नजर में सब समान है। तो ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, उनके लिए ये सब बनाए गए थे। हमने पढ़ लिया था फ्रांस एबोलिश मोनार्की बिकम ए रिपब्लिक। ठीक है, ये देखो ड्रेस होती थी, ये इनकी ड्रेस थी, ये पट्टी वाली धारी वाली फुल पैंट। ठीक है, ये उनका कल्चर था। ये लेडीज की ड्रेस थी, राइट साइड में लेडी है और लेफ्ट साइड में जेंट्स है। ये उनकी ड्रेस थी जो जैकोबिन्स ने ड्रेस बनाई थी। ठीक है, Figure 10, Many Well and Liberty. This is one of the rare paintings by women artists. The revolutionary event made it possible women to train industrial spenders to exhibit their work. तो जैसे देखो इसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके हाथ में एक टोपी है डंडे के ऊपर, तो कुछ इंडिकेट करता है। और कुछ इसमें ऐसा, ये क्या है? The revolutionary government sought to mobilize the loyalty of subjects through various means. One of them was staging the festival like this one. ठीक है, जैसे राजा लोग भी बड़ा प्रोग्राम किया करते थे, उसको दिखाते थे पूरी पब्लिक को, तो इस तरह से बड़ा पूरा समारोह होता था। The pavilion, the raised platform is the middle carried by the cultures column were made by the perishable metal that can be dismantled. ठीक है, तो समथिंग इनका भी कल्चरल फेस्टिवल होता है, उसको दिखाने के लिए ये एक तरह से मंच होता था जहाँ पर परफॉर्म किया जाता था। ये आपका है Persian women on their way to Versailles. The print is one of the pictorial this and this. तो जो women जब इसके खिलाफ था, है ना, the king bring back to the Paris. ठीक है, जब ये अटैक इन लोगों ने अटैक करा तो वुमेन्स भी जा रही थी, भाई हम भी जाएंगे अटैक करने के लिए। ठीक है, ये उस टाइम का पेंटिंग है। वुमेन क्यूइंग अप एट द बेकरी, है ना, जब लोग भूखे मर रहे थे तो बेकरी ये ब्रेड छीन के भाग रहा है। ठीक है, ये लंबी लाइन की कतार है और यहाँ पर पुलिस वाले खड़े होते थे, आर्मी वाले सोल्जर्स, कि भाई तुम कोई बेकरी के अंदर जबरदस्ती नहीं घुसोगे, सबको बारी बारी से रोटी मिलेगी। और देखो कोई पीछे छुपके से ब्रेड निकाल के ले जा रहा है, ये लाइन में नहीं है फिर भी छुपके से इसको ब्रेड मिल रहा है। तो गरीब लोगों को ब्रेड नहीं मिलता था। ओके जी, चलो ये आपका नेपोलियन बोनापार्ट, इसकी स्टोरी कभी आप फ्यूचर में कभी पढ़ोगे। चलिए, और कोई डाउट किसी को?